नमस्ते। और आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है अप्रैल की, और ये बहुत लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। बीच में मैं बीमार भी हो गई, दिवाली वाला मौका भी हो गया, तो थोड़ा लेट हो गया अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेकर राजस्थान के। तो उसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं आज फटाफट, बिना कुछ रामायण महाभारत करे, माँ भगवती को याद करते हुए हम अपना अप्रैल का करंट अफेयर्स क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले हमें अप्रैल के करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि राजस्थान की 18वीं लोकसभा हेतु, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 18वीं लोकसभा हेतु राजस्थान में, देखो राजस्थान में 18वीं लोकसभा हेतु 25 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं। और कितने प्रत्याशी हैं आपके पास? लगभग 266 प्रत्याशी है। तो पहले हम इसी चीज को बाहर निकालते हैं और लिख लेते हैं कि राजस्थान को देखना है हमें। राजस्थान को किस में देखना है? जो हमारी 18वीं लोकसभा जो है उसका क्या हो रहा है, हमारा इलेक्शन हो रहा है। अब लोकसभा का इलेक्शन में राजस्थान में कितना सीट है, तो याद रखना राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं। अब इन 25 लोकसभा की सीटों पर कितने प्रत्याशी भाग ले रहे हैं? 266 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो देखो कितना सिंपल सिंपल है। आपको याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है कि भाई 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या तकरीबन 25 है। और लगभग कितने ज्यादा प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, कैंडिडेट कितने हैं? तो बहुत आसान है। देखो 25 में एक जोड़ो कितना आता है? 26। तो 26 के पीछे फिर से आपको क्या याद रखना है? 6 याद रखना है। तो कितना हुआ? 266 प्रत्याशी। तो ये पहली आसान सी चीज आपके दिमाग में बैठी। फिर देखो कुल मतदान, कुल मतदान कितना हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, 62.10%। ठीक है, 62%, लगभग याद रखना 62% जो है क्या हुआ है, कुल मतदान हुआ है। अब ये डाटा को आपको सिर्फ क्या करते जाना है, अच्छे से दिमाग में रखते जाना है। याद करने की ज्यादा क्या नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। अब इस हिस्से को सिर्फ रीड करना है कि ईवीएम से कितना वोटिंग हुआ है, 61%। तो याद रखना कि जितना भी टोटल मतदान हुआ है उससे -1 कर देना, तो आपका ईवीएम वाला वोटिंग आ जाएगा। कौन सा वोटिंग आ जाएगा? ईवीएम वाला वोटिंग आ जाएगा। क्लियर? समझने में कोई तकलीफ नहीं? आगे चलती हूँ। अब देखो फर्स्ट स्टेज जो है राजस्थान के अंदर, जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, उसमें वोटिंग परसेंटेज कितना था? तो याद रखना कितना था, 58%। कितना था? 58%। सेकेंड स्टेज में कितना हुआ है? 65% हुआ है। अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 58% जो कुल मतदान हुआ है उससे -1 ईवीएम से हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको 57 दिख रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंड स्टेज के अंदर 65% मतदान टोटल हुआ है, और उसमें भी 65% लगभग ईवीएम से भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको पीछे का फिगर भी याद रखना होगा। यहाँ पे देखो 52% है और यहाँ पे 0.3% है। ठीक, अब इन सारे डाटा को आखिर दिमाग में कैसे बिठाया जाए उसका एक अच्छा तरीका अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखो कैसे देखना है, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है, तो बहुत अच्छे से अपने ध्यान को यहाँ लगाइए। हम देख रहे हैं राजस्थान में लोकसभा इलेक्शन। तो भाई कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है? 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 है लोकसभा सीट संख्या। इस पर कितने कैंडिडेट, कितने प्रत्याशी है? तो याद रखो 25 है, 1 बढ़ा दो 26, वापस 6 लिख दो, हो गया। अब हमें इन 18वीं लोकसभा के लिए जो कुल मतदान हुआ है, जो टोटल हमारा वोट पड़ा है, हमें वो याद रखना है। तो मैंने बहुत आसान से आपको बताया, आप याद कीजिए 62%। ठीक, 0.10 को गोली मारिए। अब ये टोटल मतदान हुआ है जिसमें बैलेट भी शामिल है और ईवीएम भी शामिल है, इससे 1 - 1 कर दीजिए, तो लगभग 61% आपका किससे हुआ? ईवीएम से हुआ। यहां तक सारा का सारा झमेला क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, डाटा को बस पढ़ना है, ज्यादा याद करने के अंदर नहीं फंसना। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई 2 चरणों में चुनाव हुआ था, फर्स्ट और सेकंड स्टेज। अब हम याद करते हैं, बिना स्क्रीन की तरफ देखे हम याद करते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर टोटल मतदान कितना हुआ, तो हमें याद आता है 58%। अब हमें ईवीएम से याद करना है, तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, -1 करना है। तो कितना आ जाएगा? 57%। अब सेकंड स्टेज पे ध्यान रखना है कि कुल मतदान 65% है
और ईवीएम के द्वारा भी जो मतदान है वो कितना है 65%। बस इसको याद रखना, ये इसकी वैल्यू है 65.03%। तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ इतना डाटा याद करने में बिल्कुल आसानी हुई। आगे चलूं, चलो अब देखो सर्वाधिक मतदान 2024 में, इस लोकसभा इलेक्शन में सर्वाधिक मतदान जो है वो कहाँ हुआ है, बाड़मेर के अंदर हुआ है, 74% हुआ है, याद रखना। ठीक, अब सबसे कम मतदान वाली दो जगह हैं, एक है करौली और एक है धौलपुर, और कम मतदान में कितना हुआ है, 49% हुआ है। ठीक, फिर देखो लोकसभा क्षेत्र जहां महिलाएं पुरुषों से आगे रही है, मतलब ऐसी लोकसभा क्षेत्र जहां महिलाओं ने फुल लॉन वोटिंग की है, देखो वो कौन कौन सी है, पहला है चूरू, फिर दूसरा है चूरू का पड़ोसी झुंझुनू, देन है आपका सीकर, देन है पाली। मतलब पहले 3 जिले जो हैं आपके शेखावटी के हैं, सबसे पहले आएगा चूरू, देन आएगा झुंझुनू, देन आएगा सीकर, देन कौन आएगा आपका, पाली आएगा। तो पहले पेज में आपको कोई तकलीफ नहीं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ों के आंसर आप मुझे दोगे कि 2024 में जो राजस्थान के अंदर 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक, इस इलेक्शन में मैक्सिमम वोटिंग जो है, मैक्सिमम वोटिंग 74% कहाँ हुई है अपनी, तो अपनी कहाँ हुई है, बाड़मेर में। रविंदर सिंह भाटी को कौन नहीं जानता भाई, बहुत मोस्ट फेमस एमएलए हैं वो, बाड़मेर के रविंदर सिंह भाटी, तो उसी से याद रखो। ठीक है, फेमस फेस से याद रखो। मिनिमम वोटिंग कहाँ हुई भाई, तो 2 जगह हुई, 49% हुई है, और कहाँ कहाँ हुई है आपके, एक तो हुई है करौली में और एक कहाँ हुई है, धौलपुर में। और हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, लड़कियों ने जो बम्पर वोटिंग की है राजस्थान में, पुरुषों से ज्यादा की है, उसमें सबसे पहले कौन आएगा आपका, चूरू आएगा, देन आपका कौन आएगा, झुंझुनू आएगा, और देन आपका कौन आएगा, सीकर आएगा, और सीकर के बाद कौन आएगा, सीकर के बाद कौन आएगा, पाली आएगा। क्लियर, यहां तक सारी चीजें आपको क्या हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई ये सारी की सारी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो कौन कौन सा याद रखना है कि अप्रैल 2024 में डॉक्टर राधे श्याम पारिक जो पद्मश्री प्राप्त हैं किसके अंदर, होम्योपैथी के अंदर। ठीक, नवलगढ़ झुंझुनू से, परंतु नामांकन इनका कहां से हुआ है, उत्तर प्रदेश से हुआ है। इन्हें जर्मनी में हनीमैन पुरस्कार भी क्या मिला है, प्राप्त हुआ है। तो एक सिंपल सी एक आदमी का नाम याद रखना है, आदमी कौन है, राधे श्याम पारिक। ठीक है, अब ये राधे श्याम पारिक जो है ना, ये बहुत अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इनको पद्मश्री भी मिला है होम्योपैथी में, लेकिन ये किधर से दर्ज हुए हैं, ये यूपी की तरफ से दर्ज हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें है तो राजस्थान के, लेकिन इनका नामांकन किधर से हुआ है, यूपी की तरफ से हुआ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि यूपी से नामांकन जो भरा था इन्होंने, राधे श्याम पारिक ने, लेकिन ये संबंधित किससे हैं, नवलगढ़ झुंझुनू से है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें जर्मनी में कौन सा प्राइज मिला हुआ है, हनीमैन प्राइज भी प्राप्त हुआ है। तो राधे श्याम पारिक को याद रखोगे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या याद रखना है, 41वीं सारस गणना। अब 41वीं सारस गणना में क्या क्या याद रखना है कि वन विभाग और घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर। देखो बहुत सिंपल है, सारस कहाँ मिलेंगे आपको, राजस्थान में सारस जो है ना, आपने कहानियां सुनी होगी ना, सारस अपनी लंबी चोंच से मछली पकड़ के खाता है, वही वाला सारस। अब सारस एक पक्षी है और ये आपको खूबसूरत सफेद कलर का पक्षी कहाँ देखने को मिलता है, केवलादेव घना पक्षी विहार में। तो एक तो होगा केवलादेव, और सारस रहता कहाँ है, वन में रहता है, तो वन विभाग। तो आसान है याद करना कि ये गणना किसने कराई, तो केवलादेव वालों ने कराई और वन विभाग ने मिलकर कराई। ठीक, अब भरतपुर को इसके लिए कितने जोन में बांटा गया, तो 17 जोन में भरतपुर को क्या किया गया है, बांटा गया है। फिर देखो केडीएनपी, केवलादेव नेशनल पार्क में पिछले साल से सारसों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वन विभाग ने और केवलादेव नेशनल पार्क ने बहुत मेहनत की है, इसी की वजह से सारसों की जो संख्या है, क्रेन्स की जो संख्या है, वो क्या हो गई है, बढ़ी है। अब हम दूसरे पेज की तरफ सारी की सारी ये चीजें क्या करते हैं, फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में सब चीजें अच्छे से सेट हो जाए। तो चलो अभी आप मुझे बता दो कि भाई राधे श्याम पारिक जो है, राधे श्याम पारिक जो है, इनका होम्योपैथी के अंदर, कौन से के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, होम्योपैथी के अंदर जो पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है, उसका नामांकन किधर से हुआ है, उसका नामांकन जो है वो किधर से हुआ है, वो यूपी से हुआ है या फिर
राजस्थान से हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग मुझे बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप मुझे ये बताएंगे कि भाई जो 41वीं सारसों की गणना है ना, सारसों की गणना है, ये गणना किन दो लोगों ने मिलके की है? तो बहुत सिंपल है, हमारा वन विभाग प्लस केवला देव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और हमें ध्यान रखना है कि केवला देव के अंदर घड़ेई क्या है, मारवाड़ी में याद रख लो, केवला देव के अंदर घड़ेई क्या है? आपके सारस है। क्लियर? आगे चले, चलो। हाँ, अब आते हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको क्या ध्यान रखना है? पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी ने डिजिटल बाल मेला के तहत रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान की शुरुआत 30 मार्च 2024 को की है। अब हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं कि भाई कौन सा अभियान? रूट ऑफ राजस्थान, रूट्स ऑफ राजस्थान। देखो ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट में याद रखें, ROR मतलब रूट्स ऑफ राजस्थान। अब रूट्स ऑफ राजस्थान के बारे में किसको पता है सबसे ज्यादा? तो भाई हमारी दिया कुमारी को पता है। तो दिया कुमारी का इनिशिएटिव है ये। अब ये है क्या? तो ये ROR जो है ये है आपका डिजिटल बाल मेला, डिजिटल बाल मेला। अब बाल मेला कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल है। देखो हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? हाँ, बच्चों को हम क्या करते हैं? बताते हैं ना कि भाई आपका परिवार कहाँ से है, आप कहाँ से है, आपका स्टेट कैसा है। तो हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों के बारे में बताते हैं। और बच्चों को अपनी जड़ों के बारे में, अपनी विरासत के बारे में बताना बहुत जरूरी भी होता है। तो ठीक ऐसे ही याद रखें कि रूट्स के बारे में किसको पता होना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को पता होना चाहिए। अब सारे बच्चे अलग अलग जगह फैले हैं तो सबको राजस्थान बुलाना तो महंगा पड़ेगा ना, तो डिजिटली सबको एक जगह बुला लिया। तो 30 मार्च 2024 को जो कि राजस्थान दिवस भी है, उसी दिन रूट्स ऑफ राजस्थान प्रोग्राम जो है वो दिया कुमारी जी रखती है। ये डिजिटल बाल मेला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इतना काम किसने किया? तो भाई फ्यूचर की जो सोच रखता है द फ्यूचर सोसाइटी ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतना सारा काम किसने किया? तो याद रखना बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा तो फ्यूचर सोसाइटी इसकी आयोजक है। ये अभियान 6 माह हेतु है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अभियान जो है आपका 6 माह के लिए है। इसके अंदर आयु सीमा कितनी तय है? 10 से 18 वर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के उन पर्यटन स्थलों को आगे लाना जो छुपे हुए हैं, जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जो क्या है? छुपे हुए हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब देखो इसमें पुरस्कार क्या मिलेगा कि जो सबसे अच्छी वीडियो बनाने वाले बच्चे होंगे उनको 50,000 का क्या मिलेगा? नगद प्राइज मिलेगा। अब हम एक बार फिर से सारे के सारे चीज को क्या करते हैं? अच्छे से रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं? आराम से आप किधर की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए। तो देखो बहुत सिंपल है, हम पढ़ रहे हैं रूट्स ऑफ राजस्थान। ठीक, अब ये रूट्स ऑफ राजस्थान मुझे आंसर देते जाइए, हमें किस दिन शुरू करना है? तो राजस्थान की रूट किस दिन बनती है भाई? तो 30 मार्च को बनती है ना, तो हम 30 मार्च 2024 को ही इसे शुरू करेंगे। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो भाई हमारा पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी जी। ठीक, दिया कुमारी जी। फिर हमें ये याद रखना है कि इसका आयोजन किसने किया? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज के बारे में किसने सोचा? फ्यूचर सोसाइटी ने। किसने सोचा? फ्यूचर सोसाइटी ने इसके बारे में क्या करा है? सोचा है। ठीक, अब ये अभियान किसके लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अभियान किसके लिए है? तो ये अभियान है आपका बच्चों के लिए। बाल मेला है ये। और कैसा बाल मेला है ये? डिजिटल बाल मेला है, डिजिटल बाल मेला है। अब इस अभियान में कितने उम्र के बच्चे शामिल हैं? तो बहुत सिंपल है, 10 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। और इस अभियान को कितने माह तक चलाया जाएगा? 6 माह तक चलाया जाएगा। और क्यों चला जाएगा? ताकि राजस्थान की जो छुपी हुई धरोहर है ना, जो छुपे हुए पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों को जो क्या हैं? छुपे हुए हैं, उनको क्या करना है? ढूंढना है। उस पर बच्चे अच्छा वीडियो शूट करेंगे। जो वीडियो पर्यटन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगेगा उस पर उन्होंने पुरस्कार देना है। कितना? 50,000। तो अगर आप इस वक्त क्लास देख रहे हैं और आपके बच्चे भी इस उम्र के हैं 10 से 18 वर्ष के, तो उन्हें भेजिए और देखिए अपने शहर में कौन सी जो विरासत है जो छुपी हुई है, अभी पर्यटन विभाग को पता नहीं है, हो सकता है उनको क्या मिल जाए? 50,000 का नगद प्राइज मिल जाए। क्लियर? आगे चलूं? चलो। हाँ, अब देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ चीजें आप मुझे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में टाइप करते जाओ। पहले मुझे बताओ 18वीं जो लोकसभा है उसमें कुल मतदान कितना हुआ है? ठीक, राजस्थान के अंदर कुल मतदान जो है वो कितना प्रतिशत हुआ है ये मुझे टाइप करके दो। उसके बाद मुझे बताओ नवलगढ़ झुंझुनू से
नवलगंड झुंझुनू से एक व्यक्ति हैं जिनको जिनको यूपी, जो यूपी में रहते हैं, जो यूपी से नामांकित हुए हैं, और उन्हें क्या मिला है? उन्हें मिला है पद्मश्री होम्योपैथी में। किस में मिला है? पद्मश्री होम्योपैथी में। उस व्यक्ति का नाम मुझे आप लोग बताएंगे। फिर आप लोग मुझे बताओगे कि 10 से 18 वर्ष, 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 6 महीने के लिए एक अभियान शुरू हुआ है, एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें राजस्थान के छिपे हुए पर्यटन स्थल के बारे में पता लगाना है। छिपे हुए पर्यटन स्थल के बारे में क्या लगाना है? पता लगाना है। तो ये अभियान कौन सा है, ये भी आप लोग अभी मुझे क्या करके देंगे? टाइप करके देंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत निर्वाचन आयोग के प्रमुख ऐप और पोर्टल, ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग क्या रखें? ध्यान रखें। अब देखो, सुविधा पोर्टल, सबसे बड़ा पोर्टल कौन सा है? सुविधा पोर्टल है, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनावों हेतु। पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कौन सा पोर्टल बनाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल बनाया। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति, कहीं से भी अनुमति, क्या हुआ? पेन को चलना बंद हो गया। नमस्कार, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो वापस से क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा कुछ बीच में गड़बड़ हो गया था। बोर्ड महाशय भी क्या करने लगते हैं? नखरे करने लग जाते हैं बीच बीच में। तो अब वापस से क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। तो चलो, हम कहाँ थे? हम थे 5th लोकसभा पर। कौन सी लोकसभा? सॉरी, 5th नंबर पॉइंट पे चल रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव के तहत 2024 में बहुत सारे ऐप और पोर्टल हैं। ये ऐप और पोर्टल आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अब कौन कौन से ऐप और पोर्टल आपको याद रखने हैं? तो देखो, पहला कौन सा पोर्टल है? सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। और इन्होंने क्या कहा है कि निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव के लिए अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है कि भाई, जो लोग भी क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग जो हैं कहीं से भी क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार का कोई अनुमति लेना हो, कोई आवेदन देना हो, या कुछ ऑनलाइन जमा करवाना हो, तो वो सुविधा पोर्टल की मदद से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो सिंपल, समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं। तो सुविधा क्या, देखो, सुविधा ऐसी चीज की होती है ना कि आप कहीं भी बैठे हो, आप कोई भी काम क्या कर सकते हो? कर सकते हो। तो सुविधा पोर्टल जो है उसे याद रखें कि भाई, कहीं से भी कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी प्रकार का अनुमति, किसी प्रकार का आवेदन या कुछ भी ऑनलाइन जमा करवाना है, तो वो सुविधा पोर्टल के तहत क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। तो देखो, सुविधा किस चीज की? कि भाई, कोई भी पार्टी, सुविधा किस चीज की? कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो कहीं से, या फिर कोई उम्मीदवार वो कहीं पर भी बैठा है। भाई, इलेक्शन लड़ना है, बहुत काम होते हैं, वो कहीं पर भी बैठा है, अगर उसे कोई अनुमति चाहिए, अगर उसे कुछ आवेदन करना है, या उसे कुछ भी जमा करानी है कोई चीज़ ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन क्या कर सकता है? सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्या करवा सकता है? हर चीज़ को जमा करवा सकता है। बस इतनी सी बात आपने क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे चलूं? चलो, अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा ऐप है? आपका सी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु 100 मिनट, याद रखें कितने मिनट? 100 मिनट में शिकायतों पर संबंधित अधिकारी द्वारा निस्तारण। तो बहुत सिंपल है। एक बार आप लोग मुझे क्या बता दीजिएगा? सुविधा पोर्टल के बारे में बता दीजिएगा। आप मुझे सुविधा पोर्टल के बारे में जब तक बताएंगे, तब तक मैं आपको क्या बताती हूँ? सी विजिल ऐप के बारे में बताती हूँ। तो देखो,
विजिल शब्द जो है विजिलेंट से विजिल होता है, एक होता है विजिलेंट। विजिल का मतलब यही होता है निगरानी रखना। सी मने देखो, सी का मतलब क्या होगा, देखना। सी का मतलब क्या होगा आपका, देखना होगा। विजिल निगरानी रखनी है आपको, हर वक्त निगरानी किस पे रखनी है कि भाई आदर्श आचार संहिता जो है, आदर्श आचार संहिता जो है उस पर निगरानी रखनी है कि आदर्श आचार संहिता का क्या नहीं हो, उल्लंघन नहीं हो। अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए तो हम क्या करेंगे, आपको शिकायत के द्वारा हम आपकी निवारण कर देंगे। तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए 100 मिनट में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100 मिनट में शिकायतों पर संबंधित अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा। तो फिर से देख लो, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने हेतु कि भाई आदर्श आचार संहिता का क्या नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मिनट याद रखना, 100 मिनट के अंदर अंदर ये लोग क्या कर देंगे, शिकायत को सॉल्व कर देंगे। जो भी अधिकारी होगा वो 100 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देगा, शिकायत को रिजॉल्व कर देगा। फिर देखो वोटर हेल्पलाइन ऐप, बड़ा इंपॉर्टेंट है वोटर हेल्पलाइन ऐप। नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन, विलोपन के लिए फॉर्म जमा, मतदान केंद्रों की जानकारी, मतदान परिणाम तथा उम्मीदवारों का विवरण इत्यादि कार्य आसानी से कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सिंपल सी चीज क्या है कि देखो वोटर हेल्पलाइन, तो वोटर जो है ना उससे संबंधित है। और वोटर को क्या क्या हेल्प चाहिए, तो भाई उसका फॉर्म टाइम पे जमा हो जाना चाहिए। तो देखो पंजीकरण संशोधन हो गया, उसका नाम खोजना हो गया, विलोपन के लिए फॉर्म कि भाई मेरा यहाँ से हटा दो दूसरी जगह ऐड कर दो, उसको मतदान केंद्रों की जानकारी चाहिए, उसको मतदान का क्या देखना है, परिणाम देखना है, और उम्मीदवारों का विवरण देखना है। तो बहुत सिंपल है, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो बहुत सिंपल ऐप है। वो कैसे सिंपल ऐप है, वो इस प्रकार है कि वोटर को खुद का नाम खोजना है, अगर उसको अपना नाम हटवाना है, मतदान केंद्रों का उनको जानकारी चाहिए, उसको उम्मीदवार का जानकारी चाहिए, मतदान के परिणाम का जानकारी चाहिए, या किसी भी प्रकार के पंजीकरण में उसे क्या करना है, संशोधन करना है, तो मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण में अगर उसे कुछ संशोधन करना है, या मतदान में क्या करना है, उसको विलोपन करना है, तो किसी भी प्रकार के काम के लिए उसके पास कौन सी हेल्पलाइन होगी, वोटर हेल्पलाइन ऐप होगा। समझ में आया अच्छे से? आगे चलूं, याद रखोगे? चलो अब आगे बढ़ने से पहले बताओ, पहली चीज बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन ये बताओ कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार, या फिर उम्मीदवार, ये दोनों कहीं से भी, उम्मीदवार जो है कहीं से भी अनुमति या आवेदन ऑनलाइन जमा करवा दे, अनुमति या कोई प्रकार का आवेदन ऑनलाइन दे, इसके लिए कौन सा पोर्टल, ऑनलाइन जमा करा दे, ऑनलाइन जमा करवा दे, इसके लिए ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल बनाया है, ये बताइए। फिर आप मुझे ये बताइए कि आदर्श आचार संहिता जो है आपकी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कड़ी निगरानी के लिए, के उल्लंघन की कड़ी निगरानी हेतु कौन सा ऐप है, ठीक, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। और सी विजिल ऐप के अंदर, सी विजिल ऐप जो है उसमें शिकायतों का निवारण, उसमें शिकायतों का जो निवारण होता है ना, शिकायतों का जो निवारण होता है, ये कितने मिनट के भीतर किया जाता है, कितने मिनट के भीतर ये किया जाएगा, ये लोग भी आप लोग मुझे क्या करेंगे, अभी बताएंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे कौन सा है हमारा, वोटर सर्विस पोर्टल। कौन है आगे की तरफ, वोटर सर्विस पोर्टल है। वोटर सर्विस पोर्टल में नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन या संशोधन का आवेदन कर सकता है। देखो वोटर हेल्पलाइन और वोटर सर्विस पोर्टल में थोड़ा सा डिफरेंस है। वोटर हेल्पलाइन में आपको मतदाता सूची के अंदर अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण में संशोधन करने, विलोपन, मतदान केंद्रों की जानकारी, उम्मीदवार की जानकारी, मतदान के परिणाम की जानकारी, सब कुछ मिलती है। लेकिन जो यहाँ पे वोटर सर्विस पोर्टल है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने, नाम को हटाना या नाम को क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसका आवेदन इसके तहत क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा।
फिर देखो वोटर टर्न आउट ऐप। अब वोटर टर्न आउट ऐप क्या है? मतदान के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा में, याद रखें, राज्य के प्रत्येक विधानसभा में वोटर टर्नआउट देखा जा सकता है। सिंपल। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? सक्षम ऐप। अब सक्षम ऐप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अब देखो सक्षम किसे बनाना है? आपको वोट देने के लिए। तो आपको सक्षम किसे बनाना है वोट देने के लिए? दिव्यांग जन को ना, क्योंकि वो उनकी एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु दिव्यांगजन निर्वाचक नामावली में अपनी दिव्यांगता क्या कर सकते हैं? दर्ज करवा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, सक्षम ऐप है दिव्यांग लोगों के लिए। दिव्यांग लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। किसके अंदर दर्ज करवा सकते हैं? दिव्यांगता ऐप के अंदर। वही कि वो बोल सकते हैं वोटर लिस्ट के अंदर कि भाई मैं क्या हूँ? दिव्यांग हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूं? चलो। अब देखो आगे चलने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को हमें क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करना है। अब देखो सक्षम ऐप इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताओ सक्षम पोर्टल क्या है? ठीक। दूसरा मुझे आप ये बताओ कि वोटर सर्विस पोर्टल में क्या शामिल किया जाएगा? वोटर सर्विस पोर्टल में क्या ऐड किया जाएगा? ठीक। अब हम चलते हैं एनजीएस पोर्टल की तरफ। दुनिया भर के पोर्टल है यहाँ पे, है ना, बतेरे, गवर्नमेंट ने एक साथ बना दिए हैं सब कुछ। फिर देखो एनजीएस पोर्टल, मतदाता द्वारा परिचय पत्र प्राप्त न होने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इत्यादि की शिकायत किस पे कर सकता है? एनजीएस पोर्टल पर। देखो सी विजिल जो है वो स्पेशली फॉर किसके लिए है? कि भाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी के लिए है, वो स्पेशल उसके लिए है। लेकिन जो एनजीएस पोर्टल है, जिसे नेशनल ग्रीवांस सिस्टम भी बोलते हैं या केंद्रीय शिकायत प्रणाली भी बोलते हैं, उस पर आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, साथ ही मतदाता द्वारा परिचय पत्र प्राप्त न होना, इन दोनों बातों पर क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। सिंपल। फिर देखो केवाईसी में क्या है? कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। केवाईसी क्या है? जनरली आपका नो योर कस्टमर है, जिसमें आपको नो योर कैंडिडेट है, जिसमें आपको अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में 360 डिग्री पे सारा कुछ क्या किया जाता है? बताया जाता है। तो यहाँ तक सारे ऐप अच्छे से समझ में आए? तो अच्छे से ध्यान रखना। अब हम क्या चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो अब देखो 6 नंबर चीज जो है ना, पुरानी स्कीम का क्या किया गया है? नाम बदला गया है। तो देखो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब ये इसका क्या उद्देश्य है? तो देखो इसको पहले ये याद रखना, विवेकानंद याद रखना, और विवेकानंद के बाद याद रखना एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये बिल्कुल वही है जो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना थी ना, उसी का नाम क्या कर दिया है? पलट कर क्या कर दिया है? स्वामी विवेकानंद कर दिया है। थोड़ा बहुत उद्देश्य में भी बदलाव हुआ है, वो भी ध्यान रखें। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत सिंपल है। राजस्थान के मेधावी छात्र, देखो ऐसे आपके और मेरे जैसे नहीं, राजस्थान के कौन से छात्र? मेधावी छात्र। ठीक, मेधावी छात्रों को दुनिया के शीर्ष देश विदेश, देखो इस पे फोकस करना, देश भी और विदेशी यूनिवर्सिटी में, विदेशी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या? यहाँ पे क्या है? विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु क्या देना? वित्तीय सहायता। बहुत सिंपल है कि भाई जो भी हमारे राजस्थान के एक्सीलेंट स्टूडेंट है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एकेडमिक एक्सीलेंस, तो जो भी हमारे राजस्थान के बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है और उनको देश में और विदेश में अच्छी कॉलेज में पढ़ना है, तो उनके लिए वित्तीय सहायता का प्रोग्राम है। इसीलिए स्कीम का नाम क्या डिजाइन किया गया? विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से कूल रह के याद करते हैं। अब इसके क्या प्रावधान है वो भी देखें। तो प्रावधान बहुत सिंपल है। सीट संख्या कितनी रखी गई है इसके अंदर? 500। अब विदेशी संस्थाओं में कितने जाएंगे? 300 लोग। और देश के टॉप 50 शैक्षणिक संस्था में कितने जाएंगे? 200। तो देखो बहुत सिंपल है कि हमारे राजस्थान के 500 एक्सीलेंट जो स्टूडेंट है उसको लिया जाएगा और उनको देश और विदेश के अच्छे अच्छे संस्थानों में भेजना है। विदेश में कितने भेजोगे आप? तो मात्र 300। और आपके देश के जो टॉप 50 कॉलेजेस है उसमें कितने जाएंगे? 200 जाएंगे। तो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूं? हाँ, आगे चलती हूँ। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले बता दो कि जो विवेकानंद
विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस है, एकेडेमिक, एक मिनट, एकेडेमिक एक्सीलेंस, एक्सीलेंस योजना है। इसमें क्या करना है भाई, तो बहुत सिंपल, कैसे छात्र चाहिए आपके और मेरे जैसे नहीं चाहिए भाई, एक्सीलेंट मेधावी छात्र। कैसे छात्र चाहिए हमें, एक्सीलेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाले, है ना, हमारे जैसे नहीं। एक्सीलेंट जो छात्र होंगे उन्हें आपको पढ़ने के लिए भेजना है। अब वो छात्र कितने होंगे, 500 होंगे। ये 500 छात्र कहाँ कहाँ जाएंगे, देखो देश के टॉप 50 कॉलेज में, देश के टॉप 50 कॉलेज में, देश के टॉप 50 कॉलेज में कितने बच्चों को भेज दो, 200 को, और बाकी विदेश में कितने भेज दो, 300। अब यहाँ कॉलेज जाएंगे तो क्या देगी सरकार इनको, तो सिंपल याद रखो यार, पैसा देगी, वित्तीय सहायता देगी। क्या देगी, वित्तीय सहायता देगी। तो इतना सिंपल सा चीज है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलो अब देखो पोषण ट्रैकर रिपोर्ट, क्या याद रखना है हमें, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट। मंत्रालय कौन सा है, महिला और बाल विकास। वैसे भी जब भी पोषण की बात आए तो आपको किस पर गौर रखना होगा, महिला और बाल विकास पर गौर रखना होगा। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में 1.94 लाख बच्चे क्या हैं, कुपोषित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने बच्चे कुपोषित है, 1.94 लाख। देखो याद रखो 1.94 लाख बच्चे जो हैं वो क्या हैं, आपके यहाँ पे कुपोषित है। ठीक, फिर आपने क्या ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, कि भाई पूरे राजस्थान के अंदर, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, आपके उदयपुर के अंदर। न्यूनतम कुपोषित बच्चे कहाँ है, देखो जान के हैरानी हो रही है, कहाँ है, आपके जैसलमेर के अंदर। सबसे कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, आपके कोटा के अंदर। मतलब देखो अति गंभीर कुपोषित मतलब बहुत ज्यादा दुबला पतला बच्चा आपको कहाँ कम देखने को मिलेगा, कोटा के अंदर देखने को मिलेगा। तो दिमाग में बिठाओ कि भाई पोषण ट्रैकर रिपोर्ट आ गई। अब उसने कहा कि भाई राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर कितने बच्चे कुपोषित हैं, तो तकरीबन 1.94 लाख। अब सबसे ज्यादा बच्चों का कुपोषण कहाँ देखने को मिलता है, उदयपुर में देखने को मिलता है। कोई सोच भी नहीं सकता, जो झीलों की नगरी है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है लोगों का, वहां बच्चों की ये स्थिति है। ठीक, अब एक कारण ये भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है तो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, अच्छा फूड नहीं खा रहे, इसलिए कुपोषित है। दूसरा सबसे कम कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, तो जैसलमेर, अगेन टूरिज्म से जुड़ा हुआ आपका एक सेंटर है। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा है कुपोषित, और सबसे कम कुपोषित कहाँ है, आपके जैसलमेर में है। अब एक स्पेशल कैटेगरी होती है अति गंभीर कुपोषित। अति गंभीर कुपोषित बच्चे कम संख्या में, ये अच्छी बात है, कम संख्या में कहाँ है, आपके कोटा के अंदर है। ठीक, आगे चलूं, चलो हाँ, अब देखो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहला गणगौर फेस्टिवल 2024 मनाया गया है। तो बहुत सिंपल है कि हमारी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच है और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार क्या बनी है, गणगौर बनी है। अब मुझे बताओ कि 1.94 लाख, ये डाटा आपको क्यों याद आना चाहिए। फिर देन मुझे आप बताओ उदयपुर, उदयपुर से आपको कौन सा डाटा याद आना चाहिए। फिर आप मुझे बताओ पोषण ट्रैकर रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय जो है जारी करता है, ये भी आप लोग मुझे अभी बताओगे। फिर आप मुझे बताओगे वोटर सर्विस हेल्पलाइन, वोटर सर्विस ऐप से आपको क्या पता चलता है। ये सारे के सारे आंसर अभी मुझे आपको लिख के देने हैं। अब हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। और याद रखना कि गणगौर पहली बार 2024 में कहाँ बनाई गई है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर, चलो फिर देखो नीरू यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीरू यादव, और अभी लगातार फेमस है, तो इनको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये झुंझुनू की है, और यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में 29 अप्रैल से 3 मई 2024 न्यूयॉर्क में 3 मई को शामिल होकर पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों पर अपना अनुभव साझा करेगी। तो कुछ नहीं है, देखो ज्यादा नहीं याद करना, बहुत सिंपल सी बात है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, नीरू यादव। कहाँ से है भाई नीरू यादव, तो है आपके झुंझुनू से। तो याद रखना झुंझुनू से नीरू यादव को। अब नीरू यादव क्या कर रही है, तो बहुत सिंपल है, यूएन का जो सीडीपी है, यूएन का जो जनसंख्या और विकास आयोग है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, सीडीपी। तो आप याद रखो जनसंख्या और
कमीशन फॉर डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या और जनसंख्या और विकास, इसका कोई सम्मेलन, इसकी एक पार्टी है। इसकी पार्टी कहाँ है भाई? इसकी पार्टी है न्यूयॉर्क में। अब इस न्यूयॉर्क की पार्टी कब से कब तक होनी है? तो बहुत सिंपल, 29 अप्रैल से 3 मई को तक होनी है। कहाँ तक होनी है? 3 मई 2024 तक होनी है। अब नीरू यादव इस पार्टी में किस दिन शामिल होगी? तो नीरू यादव इस पार्टी में 3 मई को शामिल होगी, और 3 मई को शामिल होकर महिलाओं को और बालिकाओं को, किस किस को? देखो, दो ही लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, और वो कौन कौन है? महिलाएं और बालिकाएं। इनको कैसे? पंचायत स्तर पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मत छोड़ देना, पंचायत स्तर पर। कौन से स्तर पर? पंचायत स्तर पर सशक्त बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सशक्त बनाने के लिए। सशक्त बनाने के लिए कौन काम करेगा आपका? नीरू यादव काम करेगी। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं क्विक आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ नीरू यादव कहाँ से है, तो टाइप करो कहाँ से है? झुंझुनू से है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नीरू यादव है वो यूएन का एक विंग है, जनसंख्या और विकास वाला। उसका एक पार्टी होने वाला है ग्रैंड, बड़ा सारा, न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में। नीरू यादव जाएगी 3 मई को एकदम बढ़िया साड़ी पहन के, ड्रेस्ड होके, वेल ड्रेस्ड होके, ठीक है, और वेल ड्रेस्ड होके जाकर वहां बोलेगी कि भाई पंचायत स्तर पर बालिकाएं और महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर अपने अनुभव को क्या करेगी? साझा करेगी। तो सिंपल, याद हो गया। तो आप लोग भी जरूर से यूट्यूब पर अगर नीरू यादव की ये स्पीच पढ़ी है तो सुनना और मुझसे शेयर करना। आगे चलो, चलो। हाँ, अब देखो 10th नंबर चीज, 10th नंबर चीज के बारे में हमें कौन सा पोर्टल दिख रहा है? स्वयं पोर्टल। अब ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्टल किसने बनाया है? शिक्षा विभाग ने बनाया है। अब विद्यार्थी अपना पंजीयन ऑनलाइन कर एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं गर्मी की छुट्टियों में। वैसे कोई नहीं पढ़ता है गर्मी की छुट्टियों में, मैंने भी कभी नहीं गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई से थोड़ी मुक्ति मिलती है गर्मी की छुट्टियों में। स्वयं पोर्टल चला के गवर्नमेंट हमारा वो भी क्या ले रही है, मजे ले रही है हमारे, बेसिकली, कि हमें बड़ी मुश्किल से गर्मी की छुट्टियों में हमें एक बार राहत मिलती है, वो राहत भी गवर्नमेंट हमारी स्वयं पोर्टल के माध्यम से क्या कर रही है? छीन रही है। तो बहुत सिंपल है, याद रखो कि शिक्षा विभाग कह रहा है कि आप गर्मियों में खुद ही स्वयं पढ़ लो, करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के पोर्टल पे जाना है और जाकर क्या करना है? ऑनलाइन रजिस्टर करके आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स क्या कर लेनी है? पढ़ लेनी है। ठीक है। अब कोई बावला ही होगा जो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ेगा, वो तो माँ बाप के कान खाएगा कि हमको घुमाने काले जा रहे हो आप। एक गर्मी की छुट्टियां ही तो है जिनसे इतना रिश्ता जुड़ा हुआ है कि यार अब तो नहीं पढ़ना, अब जिस दिन 1 जुलाई होगा उसी दिन पढ़ेंगे। ठीक, सॉरी 1 जून होगा उसी दिन, मई जून में छुट्टियां होती है, 1 जुलाई को आपकी स्कूल क्या हो जाती है? लगभग ओपन हो जाती है। तो किसी को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो आगे चले, पर स्वयं पोर्टल याद रखेंगे। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे नीरू यादव के बारे में। ठीक, फिर आप लोग मुझे बताएंगे 3 मई के बारे में, फिर आप लोग मुझे बताएंगे वोटर हेल्पलाइन के बारे में। किसके बारे में? वोटर हेल्पलाइन के बारे में। ठीक, फिर आप लोग मुझे बताएंगे स्वयं पोर्टल के बारे में। कौन से पोर्टल के बारे में? स्वयं पोर्टल के बारे में। इतना आप लोग मुझे अभी क्या करके देंगे? टाइप करके देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे। ठीक, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा पानी पी के मैं आ जाऊं, उतना देर है। हाँ, तो चलो
पानी वानी पी के तैयार, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत का बहुत इशू रह रहा है। वो मौसम चेंज होता है ना, तब कुछ कुछ परेशानी आ जाती है। तो चलो, हम कहाँ थे? हम थे सिंदेश्वर खुर्द। अब देखो, सिंदेश्वर खुर्द जो है वो एक खान है, और वो कहाँ है? आपके राजसमंद के अंदर है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक खान है जो 746 मीट्रिक टन जो विश्व के अंदर 3/3 जो है वो चांदी का प्रोड्यूसर है। तो बहुत सिंपल सा क्या याद रखना है कि जो सिंदेश्वर खुर्द है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास है, और ये 746 मीट्रिक टन चांदी उत्पादित करके वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट, तीसरे स्थान पर आ गई है। किसके अंदर? चांदी के उत्पादन के अंदर। अब देखो, द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक की यह खान विश्व की दूसरे नंबर सबसे बड़ी चांदी की क्या बन गई है? खाद्यान्न उत्पादक बन गई है। तो देखो, पहले तो 3rd स्टेज पर थी, अब कहाँ आ गई है? 2nd सबसे हाईएस्ट हो गई है। तो बहुत सिंपल याद रखो, जैसा बता रही हूँ वैसे, कि सिंदेश्वर खुर्द जो है वो राजसमंद में है, यहाँ से ज्यादा मात्रा में चांदी निकलती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास है। और यूएसए की एक संस्था है जिसका नाम है द सिल्वर इंस्टीट्यूट, और उसने अपने सर्वे में कहा है कि पूरे वर्ल्ड में 2nd हाईएस्ट जगह जहाँ पे चांदी का मैक्सिमम उत्पादन होता है वो कौन सा है? आपका सिंदेश्वर खुर्द है। चूंकि ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान गवर्नमेंट की उपलब्धि है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है। तो सिंदेश्वर खुर्द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक की यह खान विश्व की दूसरे नंबर सबसे बड़ी चांदी की उत्पादन खदान बन गई है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो ओजस्विनी सारस्वत। अब ये ओजस्विनी सारस्वत कहाँ से है? तो ये आपके जयपुर से है। ये गोल्फर है। कौन है ये? गोल्फर है। और कोलकाता के राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट को ये क्या करी हैं? जीती हैं। तो बहुत सिंपल है कि जो ओजस्वी हैं वो गोल्फ खेलती हैं, और इन्होंने अभी कोलकाता के अंदर राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट को क्या किया है? जीता है। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो कीर्ति अरोड़ा। कौन है कीर्ति अरोड़ा? तो कीर्ति अरोड़ा आपके अलवर से है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पे भी ये लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब होता है विश्वविद्यालय। ठीक, तो कौन सा विश्वविद्यालय? पेन स्टेट विश्वविद्यालय। पेन स्टेट विश्वविद्यालय। पेन स्टेट विश्वविद्यालय। तो जो कीर्ति अरोड़ा है आपके, वो पेन स्टेट विश्वविद्यालय अमेरिका की प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में शामिल एकमात्र भारतीय है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीर्ति अरोड़ा जो कि अलवर से हैं, वो आपके पेन स्टेट विश्वविद्यालय अमेरिका की प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी, कौन सी? प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में स्थान पाने वाली एकमात्र क्या है? भारतीय है। तो कीर्ति की कीर्ति फैल गई। तो अब आपको याद रखना है, तो फटाफट से बताइए कि ओजस्विनी सारस्वत आपको क्यों याद आनी चाहिए, नीरू यादव आपको क्यों याद आनी चाहिए, और कीर्ति अरोड़ा। तो कीर्ति अरोड़ा ने पेन से क्या किया है? पेन से प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में क्या हुई है? वो शामिल हुई है। तो याद रखें कि जो कीर्ति है वो पेन से वो किस में शामिल हो चुकी है? आपके प्रेसिडेंट लीडरशिप में, प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में, प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं मैं? ठीक, चलो। हाँ, अब देखो रोबोटिक्स लैब इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स लैब, अब रोबोटिक्स लैब के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। 201 जो महात्मा गांधी स्कूल्स है गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये क्या की जाएगी? शुरू की जाएगी। इसमें 163 जो है वो माध्यमिक शिक्षा की हैं, और 38 जो है वो प्राथमिक शिक्षा की है। तो बहुत सिंपल है कि भाई स्कूल शिक्षा परिषद जो है वो क्या बनाने वाली है? रोबोटिक लैब बनाने वाली है। ये रोबोटिक लैब कितने? तो गौर से देखना, 201 जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर जाएगी। अब इस 201 को हम तोड़ेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम 163। ये तो कौन सी शिक्षा की होगी? स्कूल्स माध्यमिक शिक्षा की। फिर हम बची हुई कितनी? 38, वो कौन सी होगी? प्राइमरी स्कूल। इनके अंदर क्या लगाया जाएगा? रोबोटिक लैब लगाया जाएगा। तो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं? चलो। हाँ, अब देखो 15th नंबर पर जाने से पहले कीर्ति अरोड़ा के बारे में बताइए, रोबोटिक्स लैब के बारे में बताइए। अब देखो 15 नंबर में क्या याद रखना है? पाना देवी गोदारा।
मतलब पाना देवी एक लेडी है जो तकरीबन कितनी है, 92 ईयर्स की है, और कहाँ की है, वाह भाई, बीकानेर की है। इन्होंने पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जो 44वीं मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में, देखो भाई 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें इन्होंने 100 मीटर के अंदर, गोला फेंक के अंदर और तश्तरी फेंक के अंदर। तो भाई बहुत दम है, एकदम धाकड़ दादी है ये। तो पाना देवी गोदारा के बारे में क्या याद रखना कि भाई 92 ईयर्स की महिला है तकरीबन, बीकानेर की है, और पुणे के अंदर जो अभी मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, तो आपको सिर्फ मास्टर एथलेटिक याद रखना है। इस मास्टर एथलेटिक्स में इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तकरीबन 3 जीते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ में और एक 100 मीटर गोला फेंक में, 100 मीटर गोला फेंक में और एक तश्तरी फेंक में। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल क्लियर। आगे चलूं, चलो। हाँ, अब देखो उत्कर्ष किसान। अब उत्कर्ष किसान क्या है, तो बहुत सिंपल है, नागौर के नकुल परिहार। कौन, नागौर के नकुल परिहार ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम क्या है, उत्कर्ष किसान। किसानों और महिलाओं को अपने उत्पादों को ग्राहकों को सीधा बेचने की सुविधा देता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछ ले कि नकुल परिहार जो नागौर के हैं, उन्होंने किसान और महिलाओं के उत्पाद सीधे ग्राहकों को तक पहुंचे, उसके लिए कौन सा ऐप बनाया है, तो उसके लिए कौन सा ऐप बनाया है, उत्कर्ष किसान ऐप बनाया है। क्लियर। तो अब यहीं पे मुझे टाइप करके दीजिए, पाना देवी गोदारा आपको क्यों याद रखनी है। ठीक, पहली तो ये चीज बताइए। फिर आप लोग मुझे बताइए स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल के बारे में। फिर आप लोग मुझे बताओगे कीर्ति अरोड़ा के बारे में। किसके बारे में, कीर्ति अरोड़ा के बारे में। ठीक, फिर आप लोग मुझे बताओगे ओजस्विनी सारस्वत के बारे में, ओजस्विनी सारस्वत के बारे में। फिर आप लोग मुझे किसके बारे में बताओगे, फिर आप लोग मुझे बताओगे नीरू यादव के बारे में। इतने लोगों के बारे में अभी आपको मुझे क्या करना होगा, बताना होगा। तो आगे चलें अपन, चलो। हाँ, अब देखो अगड़वा एयर स्ट्रिप, मतलब अगड़वा एक जगह है और एयर स्ट्रिप का मतलब ये क्या है, हवाई पट्टी है। क्या है, हवाई पट्टी। अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बहुत सिंपल, सांचौर सिसावा अगड़वा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 925A पर आपातकालीन एयर स्ट्रिप जो है वो है। ये तो बहुत सिंपल है, एक NH है जिसका उद्घाटन बहुत 2 साल पहले नितिन गडकरी ने स्वयं किया था, 925A इस NH पर। ठीक है, इस NH पर कौन से प्रोजेक्ट के तहत, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, आपातकालीन लैंडिंग के लिए सेसावा अगड़वा गांव। कौन सा गांव, सेसावा और अगड़वा गांव। कहाँ है ये गांव, तो ये गांव है आपका सांचौर के अंदर। वहां पे ये एयर स्ट्रिप क्या की गई है, बनाई गई है। और यहाँ से इंडिया और पाक का बॉर्डर मात्र कितना दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। तो समझ आई। आगे चलें अपन अगड़वा एयर स्ट्रिप से। हाँ, अब देखो अव्यांश सिंह भरतपुर। अब ये कौन है, तो भाई ये बैट्समैन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग में इनके साथ क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो देखो अव्यांश सिंह को याद रखो, इसको इंग्लैंड भेज दो, इंग्लैंड जाएगा, बैटमैन बनेगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट बैटमैन है, क्योंकि ये काउंटिंग डिवीजन, क्या याद रखना है कि काउंटिंग डिवीजन के जो मैच होने हैं उसमें बैटिंग कौन करने वाला है, आपके अव्यांश सिंह। तो अव्यांश सिंह के बारे में याद रखना कि भाई ये बैटमैन है, बैट्समैन है, मतलब बल्लेबाज है। दूसरा याद रखना, इंग्लिश में लिखा है इसलिए कहाँ भेजना है हमें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भेजना है। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भेज के भाई क्या करेगा ये, तो बहुत सिंपल है, उनकी जो काउंटिंग डिवीजन का मैच होने वाला है उस मैच के लिए इसको क्या किया गया है, हायर किया गया है। उसके लिए इसके साथ क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध हुआ है। सिंपल। आगे चलूं मैं, चलो। हाँ, अब देखो दीक्षा जाट कहाँ की है, दीक्षा जाट डीग की है। वाराणसी में सीनियर कुश्ती फेडरेशन 2024 में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक। तो बहुत सिंपल है, दीक्षा जाट। तो ये दीक्षा नाम से याद रखना, ये क्या करती है, कुश्ती करती है। अब कुश्ती के अंदर ही 2024 में एक प्रतियोगिता हुई है वाराणसी के अंदर, और वो प्रतियोगिता कौन सी है, आपके सीनियर कुश्ती की है। उसमें इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर।
आगे चलूं। हाँ, अब देखो ऑपरेशन क्लीन स्विप। अब देखो ऑपरेशन क्लीन स्विप किसने चलाया, तो श्री गंगानगर के पुलिस प्रशासन का है, और बहुत अच्छा ऑपरेशन है जिसके अंदर वो मादक पदार्थ, शराब, हथियारों की तस्करी रोकने हेतु क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्लीन स्विप किसको करना है, मादक पदार्थों को और शराब को, हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए। और कर कौन रहा है, कर रहा है आपके गंगानगर की जो पुलिस प्रशासन है वो कर रही है। क्लियर। हाँ, अब देखो 21, आओ बूथ चले अभियान, बड़ा इंपॉर्टेंट है आओ बूथ चले अभियान। तो आओ बूथ चले अभियान में आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन, देखो चला कौन रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक, गौर से देखना। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता केंद्रों पर 7 से 14 अप्रैल पर मतदाता जागरूकता अभियान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग को रिप्लेस किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और उस समय आप सोचोगे कि सही बात है, बूथ आओ बूथ चले अभियान तो कौन चलाएगा, केंद्र सरकार का ईसीआई चलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान होना है, जिन भी जगह पर मतदान होना है उन पर मतदान के लिए जो मतदाता जागरूकता अभियान है, मतदाता जागरूकता अभियान है वही है। और ये कब से कब तक होना है, तो बहुत आसान है, 7+7, तो 7 से 14 अप्रैल के बीच। तो आओ बूथ चले अभियान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो आपका लोकसभा का निर्वाचन मतदान केंद्र है उन पर जाकर जो आपको मतदान करना है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए 7 से 14 अप्रैल को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान रखें, स्पेशली इस जगह पर बहुत ज़्यादा आपको क्या रखना है, फोकस रखना है। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं। नौवा कन्हैया लाल सेठिया प्राइज। अब कन्हैया लाल सेठिया प्राइज जो है, कन्हैया लाल सेठिया आपको पता है राजस्थान में बहुत अच्छे राइटर है। अगर आपको कन्हैया लाल सेठिया का कोई भी अच्छा सा पोयम याद है या उनका कोई बुक याद है तो मुझे ज़रूर से बताएं। मैं नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि बहुत फेमस राइटर है कन्हैया लाल सेठिया, तो मैं इच्छुक हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। तो नौवा कन्हैया लाल सेठिया जो आपका प्राइज है वो किसको दिया गया है, अरुणधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर। हाँ, फिर देखो 23 पॉइंट क्या कहता है आपको, मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार। अब मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार किसे दिया गया है, गुलाब कोठारी जी को दिया गया है। ठीक, अब देखो राव सिंहा सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। राव सिंहा जो है वो राठौड़ों के आदि पुरुष हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि राव सिंहा सम्मान किसे दिया है। तो आपको जस्ट एक रीडिंग लगानी है कि जो राव सिंहा सम्मान है वो डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है जो बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक, फिर देखो मुहनौत नैन्सी, बड़े बड़े राइटर हैं मुहनौत नैन्सी। ये मुहनौत नैन्सी सम्मान किसको दिया गया है, ओम थानवी जी को दिया गया है जो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता के यूनिवर्सिटी के। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको पूछे कि मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार तो याद कर लेना गुलाब के फूल को, तो गुलाब कोठारी। ठीक, फिर राव सिंहा सम्मान आपको पूछे तो राव सिंहा किसे मिला है, बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करने वाले भीमसेन जी को। और अगर आपको मुहनौत नैन्सी पूछे तो आपको ध्यान रखना होगा ओम थानवी जी को। क्लियर, आगे चलूं। हाँ, अब देखो रोजी बारोलिया। अब रोजी बारोलिया कौन है, तो बहुत सिंपल है, पासपोर्ट बनवाने वाली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पासपोर्ट बनवाने वाली राजस्थान की प्रथम ट्रांसजेंडर है। मतलब राजस्थान में पासपोर्ट बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है आपके, रोजी बारोलिया है। हाँ, तो देखो एक बार फिर मुझे आपको बताना है, मैं पहले भी सूचना दे रखी हूँ कि जल्द हमारे एक और चैनल पर आपको वो जो स्ट्रेटजी मैंने अभी रीड की क्लास में बताई थी, क्योंकि पेपर के पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, जीके को पूछने का तरीका बहुत चेंज हो रहा है, और उसी पैटर्न पर हम जो टेस्ट पेपर करवाएंगे आपको, वो टेस्ट पेपर आपको की क्लास सेपरेट चैनल पे जल्द देखने को मिलेगी। और उसी के बेसिस पर जो हमने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है वो टेस्ट सीरीज ये 3 है। एक है सेकंड ग्रेड की जीके की टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत जल्द सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है आरपीएससी की। तो फर्स्ट ग्रेड की वो जो टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर लगभग आपको 50 प्रश्न पत्र मिलेंगे और आपको नोट्स की पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी। और इसमें उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है जिसकी मैं जल्दी क्लासेस हमारे नए दूसरे चैनल पे
ऑन एयर की जाएगी। और अगर किसी ने उस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। ठीक, अब दूसरी स्कूल व्याख्याता जो आरपीएससी की अभी आई है वैकेंसी, जिसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके भी फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पे है। इसमें भी आपको नोट्स और पीडीएफ निशुल्क मिलेगी और बिल्कुल जो अभी का पैटर्न है उसको ध्यान में रखा गया है। और ये है आपको शिक्षक भर्ती को समर्पित पूरा का पूरा 150 टेस्ट का शेड्यूल, जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्बो लेना है जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट तीनों शामिल है, तो आप ये सीरीज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो चलो आज का हमारा अप्रैल का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। जल्द ही मैं मई के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। इस बार ज़्यादा लेट नहीं की जाएगी। तो तब तक के लिए बाय। और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मैं रीड की क्लासेस भी क्या करूँगी, जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो बाय, फिर मिलते हैं।